नमस्कार दोस्तों, मैं चेतन सिंह राजपूत उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप लोग का स्वागत करता हूं। आपको पता होगा कि हमारे संस्थान के द्वारा सीजीपीएससी प्री, सीजी व्यापम तथा अन्य परीक्षाओं हेतु एक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की एक श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसके तहत मैं आप लोगों के सामने भारत के संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हुआ हूँ। चलिए दोस्तों, हम अपने प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। पहला प्रश्न क्या कहता है? तो पहला प्रश्न ये कहता है कि निम्नलिखित में से किसी राज्यों में विधानमंडल का भाग माना नहीं जाता। मतलब कहने का मतलब यह है कि निम्नलिखित में से किसी राज्यों के विधानमंडल का भाग नहीं मानते हैं। अगर बात करें विधानमंडल का, तो विधानमंडल की जब बात करते हैं तो अनुच्छेद 168 में इसका उल्लेख किया गया है। कहां? अनुच्छेद 168 में। और कहा गया है कि विधानमंडल 3 लोगों से मिलकर बनेगा, एक विधानसभा, दूसरा विधान परिषद और तीसरा आपका गवर्नर, जिसको राज्यपाल आप कहते हैं। ठीक, ये कहा गया है कि अगर बात करते हैं तो ये तीनों से मिलकर आपका किसका गठन होगा? विधानमंडल का गठन होगा। लेकिन इसका होना नहीं होना आवश्यक नहीं है। ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता है। जहां ये होगा वहां तीनों मिलकर होगा, लेकिन जहां नहीं होगा तो विधानमंडल का गठन केवल और केवल विधानसभा और राज्यपाल से हो सकता है, जैसे छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलता है। अभी जब बात करते हैं विधान परिषद का, तो केवल विधान परिषद 6 राज्यों में है। और वो 6 राज्य कौन कौन से हैं? तो एक है आपका महाराष्ट्र है, दूसरा आपका कर्नाटका है, तीसरा आपका यूपी है, चौथा आपका बिहार है, पांचवा आप देखते हैं तो आंध्र प्रदेश है, और छठा आपका क्या है? तेलंगाना स्टेट। ये 6 राज्यों में विधान परिषद है। अगर ये बात करते हैं 6 राज्यों की, तो ये 6 राज्यों में अभी विधान परिषद है। तो ये 6 राज्यों में विधानमंडल का गठन ये तीनों से मिलकर होगा। लेकिन जहां नहीं है तो वहां केवल और केवल विधानसभा और गवर्नर से मिलकर होगा। बात करें इस विधान परिषद का, तो विधान परिषद बनाने और हटाने का अधिकार किसको दिया गया है? संसद को। याद रखना, अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद 169 इसके बारे में बात करता है। अनुच्छेद 169 ये कहता है कि भैया किसी राज्य में विधान परिषद बनाना हो या हटाना हो हमें, तो ये सारी शक्ति किसके पास है? संसद के पास। लेकिन जिस राज्य में बनाना चाहे और जिस राज्य उसको हटाना चाहे, तो वहां विधानसभा तो होगा। तो उस विधानसभा को अपने एक प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा, हटाने के लिए या बनाने के लिए। विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगा, उसके बाद किसको भेजेगा? वो संसद को। और संसद अपने साधारण बहुमत से ये बनाता है। याद रखना, संसद कैसे बनाएगा? फिर साधारण बहुमत से इसको बनाएगा भैया। लेकिन उससे पहले आपको विधानसभा जो होंगे, उस विधानसभा को ऐसे प्रस्ताव कहां भेजने पड़ेंगे? आपको संसद में भेजने पड़ेंगे, ध्यान रखना। चलिए देखते हैं। तो भैया विधानमंडल का हिस्सा आपका होता है कौन सा? आपका तो विधानमंडल का हिस्सा होता है आपका राज्यपाल तो होता है, विधानसभा भी होता है, विधान परिषद भी होता है, लेकिन मुख्यमंत्री इसका हिस्सा नहीं होता। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी। ठीक है, ध्यान रखना इसके बारे में। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न ये कहता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सम्मिलित है। अगर बात करते हैं क्षेत्राधिकार के बारे में, तो देखते हैं कि मौलिक क्षेत्राधिकार, बिल्कुल मौलिक क्षेत्र अधिकार, इसको हम प्रारंभिक के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के नाम से भी जानते हैं। अनुच्छेद 131 में उल्लेख है इसका। किसका? अनुच्छेद 131 में उल्लेख है। सलाहकारी क्षेत्राधिकार बिल्कुल है, कभी भी राष्ट्रपति सलाह ले सकता है। किससे? आपके सुप्रीम कोर्ट से। अनुच्छेद 143 में इसका उल्लेख है। अपीली क्षेत्राधिकार बिल्कुल है आपका, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 133, ठीक है, अनुच्छेद 134, अनुच्छेद 136, ये सब सलाहकारी अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। ऋण संबंधी क्षेत्राधिकार, किसके संबंधी? ऋण संबंधी क्षेत्राधिकार की अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? किससे? ऋण संबंधी क्षेत्राधिकार से। अगर बात करते हैं तो ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। अगर बात करें रीट शब्द का उल्लेख की अगर बात करते हैं, तो भारतीय संविधान में 3 जगह रीट शब्द का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 32 में है, अनुच्छेद 226 में है और अनुच्छेद 139 में। ये 3 जगह अगर बात करते हैं तो रीट शब्द का उल्लेख है। याद रखना, कितने जगह? 3 जगह आपके रीट शब्द का उल्लेख किया गया है। देखते हैं, तो सिंपल सी बात है, ये चारों आपके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो ध्यान रखना, इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी चारों होंगे। तो देखते हैं ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी आपको देखने को मिल रहा है, उपरोक्त सभी। कौन सा आपका? ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा, उपरोक्त सभी। ध्यान रखना, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? देखो, हमारे यहाँ राज्यसभा और लोकसभा 2 सदन है। अगर बात करें तो सबसे ज्यादा शक्ति लोकसभा के पास है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि जनता के प्रत्यक्ष चुने हुए प्रतिनिधि वहां बैठते हैं। लेकिन 2 ऐसे अनुच्छेद हैं आपके, 2 ऐसे अनुच्छेद 249 और 312, ये 2 ऐसे अनुच्छेद हैं। अगर बात करते हैं तो ये दोनों अनुच्छेद में राज्यसभा को ज्यादा शक्ति, किसको शक्ति है? राज्यसभा को ज्यादा शक्ति है। अगर बात करें अनुच्छेद 312 का,
पहला चर्चा करते हैं अनुच्छेद 312 का। तो अनुच्छेद 312 की जब चर्चा करते हैं हम, तो अनुच्छेद 312 में बोला गया है कि नई अखिल भारतीय सीमाएं, नई अखिल भारतीय सीमाएं, नई अखिल भारतीय सीमाएं, ठीक है, ध्यान रखना, नई अखिल भारतीय सीमाएं की जब चर्चा करते हैं तो नई अखिल भारतीय सीमाओं का सृजन करने का अधिकार किसको दिया गया है? राज्यसभा के पास है। याद रखना, किसके पास है? ये राज्यसभा के पास। जैसे नई अखिल भारतीय सीमाएं की जब बात करते हैं हम, तो अखिल भारतीय सेवा क्या होता है आपका? तो जो पूरा भारत के अंदर कार्य करते हैं, ऐसे सेवा को अखिल भारतीय सेवा कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ वर्तमान में भी 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, IAS, IPS और अगर बात करते हैं तो तीसरा है आपका IFS। ये 3 अपने अखिल भारतीय सेवाएं हैं। इन दोनों को 1947 से ही अखिल भारतीय सेवा का दर्जा मिला है और इनको अगर बात करते हैं तो इनको 1966 में दिया गया है। कब? 1966 में। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगर चर्चा करते हैं हम किसके बारे में कि यही अभी 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। याद रखना, फॉरेन नहीं है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। अगर नई अखिल भारतीय सेवा और सृजन करना है तो केवल कौन कर सकता है? बोलता है राज्यसभा कर सकता है। कौन कर सकता है? आपका राज्यसभा। और राज्यसभा करेगा कैसे? तो याद रखना, अपने उपस्थित प्लस मतदान करने वाले का, किसके? उपस्थित प्लस मतदान करने वाले के 2/3 बहुमत से करेगा। कितने बहुमत से? 2/3 बहुमत से नई अखिल भारतीय सेवा का क्या कर सकता है? वो सृजन कर सकता है। अनुच्छेद 312 इसके बारे में बात करता है। थोड़ा सा चर्चा करते हैं किसके बारे में? 249 के बारे में। तो 249 क्या कहता है? तो 249 ये कहता है कि हमारे यहाँ 3 प्रकार की सूची है, आप देखे होंगे। अगर देखते हैं तो एक संघ सूची है जिसमें कानून बनाने की शक्ति किसको है? आपको। तो कानून बनाने की शक्ति केवल और केवल किसको है? आपको संसद को है। एक है आपके सामने राज्य सूची, ठीक है। अगर राज्य सूची की अगर बात करते हैं तो इसमें कानून बनाने की शक्ति किसको है? आपको विधानमंडल को है। और तीसरा है आपका समवर्ती सूची। तीसरा कौन से है आपके? समवर्ती सूची। अब ये समवर्ती सूची की अगर बात करते हैं तो इसमें कानून बनाने की शक्ति किसको किसको है? तो इसमें कानून बनाने की शक्ति संसद को भी है और किसको है के? और विधानमंडल को है। मतलब अगर बात करते हैं तो इनको कानून बनाने की शक्ति दिया गया है। पहले से ही हमारे यहाँ संघात्मक ढांचा है तो पहले से शक्तियों का क्या कर दिया गया है? बंटवारा कर दिया गया है। लेकिन अब बात करें तो राज्य सूची के विषय में कानून कौन बना सकता है? आपका विधानमंडल बस बना सकता है। लेकिन अगर बात करें तो विधानमंडल तो बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन चाहे तो उसमें संसद को बनाने की शक्ति मिल सकती है। क्या मिल सकती है? संसद को शक्ति मिल सकता है। किस सूची में कानून बनाने की शक्ति? इस सूची में, राज्य सूची में कानून बनाने की शक्ति मिल सकती है। लेकिन ये देगा कौन? तो इसको देता कौन है? तो ध्यान रखना, ये राज्यसभा दे सकता है। कौन दे सकता है? राज्यसभा दे सकता है। याद रखना, राज्यसभा क्या करेगा? तो राज्य सूची के किसी विषय को, याद रखना किसके विषय को? राज्य सूची के किसी विषय को लोक महत्व का घोषित करके, कौन सा महत्व? लोक महत्व घोषित करके। याद रखना, लोक महत्व का घोषित करके, लोक महत्व का क्या कर सकता है? वो घोषित कर सकता है। और लोक महत्व घोषित करके अपने उपस्थित, कितने? अपने उपस्थित प्लस मतदान करने वाले का, याद रखना, उपस्थित प्लस मतदान करने वाले का 2/3 बहुमत से ये शक्ति किसको दे सकता है? वो संसद को दे सकता है। तो इस स्थिति में राज्य सूची के विषय पर भी कानून कौन बना सकते हैं? संसद। लेकिन याद रखना, ये जो शक्ति देगा तो एक बार जब ये प्रस्ताव पारित करेगा तो केवल और केवल 1 वर्ष हेतु वैलिड रहेगा। कितने दिन के लिए रहेगा? वो 1 वर्ष हेतु ही वैलिड रहेगा, ये जो प्रस्ताव पारित किया जाएगा। लेकिन बिल्कुल भी इसका ये मतलब नहीं है कि भैया इसमें शक्ति अगर किसको मिल गया? संसद को, तो विधानमंडल नहीं बना सकता क्या? तो उस विषय में विधानमंडल भी कानून बना सकेंगे। याद रखना इसके बारे में, ठीक है। यही देखते हैं तो ये क्या पूछना चाह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? तो भैया ये पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा है कि भैया नई अखिल भारतीय सेवाओं का जो सृजन है वो किसके अंतर्गत आता है? आपके राज्यसभा के एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है। किसको मिला वो शक्ति? केवल और केवल राज्यसभा को। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न क्या है आपका? तो किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति के संविधान के अनुच्छेद, ये आपका सिंपल है, आप देखेंगे तो अनुच्छेद 155 ये कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। कौन करता है राज्यपाल की नियुक्ति इसके अंतर्गत? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। और राज्यपाल की अगर कार्यकाल की बात करें तो ये इसके प्रसाद पर्यंत होते हैं। याद रखना, क्या पर्यंत होते हैं? प्रसाद पर्यंत। इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, जब तक राष्ट्रपति चाहता है वो राज्यपाल के पद पर बना रहता है। राज्यपाल की योग्यता की बात करें तो भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष आयु क्या करना चाहिए? उसको पूर्ण करना चाहिए। राज्यपाल शपथ की बात करते हैं तो शपथ वो किसके समक्ष लेता है? तो जो राज्य के हाई कोर्ट होंगे उसके मुख्य न्यायाधीश के सामने क्या लेगा? वो शपथ लेगा। और शपथ की जब बात करते हैं तो अनुच्छेद 159 में इसका उल्लेख
किया गया है। याद रखना, उसका प्रारूप भी अनुच्छेद 159 में है और उल्लेख भी वहीं किया गया है। ये अनुच्छेद 155 के तहत किसकी नियुक्ति होती है? आपके राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? आपका राष्ट्रपति करता है। ये थोड़ा सा ध्यान आप रखना, लेकिन ये मंत्रिपरिषद के सलाह में करता है, कोई इसकी स्वयं की शक्ति नहीं है वो। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है कि निम्नलिखित में किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद सृजन किया गया है? अगर मैं बात करूं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मतलब कैग के बारे में बात कर रहा है, जो आपके भाग 5 का हिस्सा है, जो अनुच्छेद 148 से लेकर 151 के बारे में चर्चा करता है। अगर बात करें तो ये अनुच्छेद 148 से लेकर 151 के बारे में बात करता है, और इसके अगर ऑप्शन देखते हैं तो किसके माध्यम से हमारे यहाँ कैग है? संसदीय अधिनियम के द्वारा नहीं है भैया, हमारे यहाँ किसके द्वारा है? संविधान के द्वारा है। संविधान में इसका उल्लेख है। किसका उल्लेख? संविधान में इसका उल्लेख है। साथ ही साथ अगर याद रखना तो ये जो अनुच्छेद 148 है, इसमें अगर बात करें तो इसी के अनुसार नियुक्ति करता है इसका। कौन नियुक्ति करता है इसको? तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है। कौन नियुक्ति करता है इसका? राष्ट्रपति इसको नियुक्त करता है। याद रखना। अगर वेतन भत्ते की बात करें तो वेतन भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। साथ ही साथ इसके वेतन भत्ते, अगर वेतन की अगर बात करें, वेतन भत्ते पेंशन की, तो ये संचित निधि पर भारित होता है, भारत के संचित निधि पर। तथा एक कार्यकाल की अगर बात करें तो 6 वर्ष और 65 वर्ष होता है। अगर कैग को आपको हटाना है तो सुप्रीम कोर्ट के जज को जैसे हटाया जाता है वैसे ही आपको इसको हटाया जा सकता है। कैग का काम क्या है? तो कैग का सिंपल सी बात है, कैग का अगर दूसरा नाम बात करें तो ये सार्वजनिक धन, मतलब जितने जनता के धन है, जनता के धन का एक प्रहरी होता है, जनता के धन का एक संरक्षक होता है। सभी को क्या करता है? वो रिपोर्ट तैयार करता है, जो भी सार्वजनिक धन है। याद रखना, कैग की जब बात करते हैं तो कैग अपना जब भी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, प्रतिवेदन जब भी बनाएगा, प्रतिवेदन जब भी बनाता है, रिपोर्ट जब भी बनाता है, अगर वो राज्य से संबंधित हो, किससे? राज्य से संबंधित, तो ये रिपोर्ट कहां सौंपता है? वो राज्यपाल को सौंपता है। किसको सौंपेगा? राज्यपाल को। अगर वो केंद्र से संबंधित है तो इसको किसको देता है? वो राष्ट्रपति को देता है। याद रखना, किसको देता है? वो राष्ट्रपति को देता है। कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं कि अपना रिपोर्ट किसको देता है, तो याद रखना, अगर राज्य से संबंधित हो राज्यपाल को, केंद्र से संबंधित हो राष्ट्रपति को देता है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। भारत के महान्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन से सही हैं? किसके बारे में पूछ रहे हैं? महान्यायवादी के बारे में। तो याद रखना, ये जो महान्यायवादी की जो चर्चा कर रहे हैं हम, किसके बारे में? महान्यायवादी की जो चर्चा करते हैं हम, ये महान्यायवादी का उल्लेख कहाँ किया गया? तो याद रखना, अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का उल्लेख है आपका। ये एक प्रकार का संवैधानिक पद है। महान्यायवादी होता कौन है? तो ये महान्यायवादी देश का प्रथम विधिक अधिकारी है, सरकार का वकील है, सरकार को विधिक मामले में सलाह देता है तथा सरकार का पक्ष रखता है सभी न्यायालयों में। वो उसको भारत राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों में सरकार के पक्ष रखने का अधिकार है उसको। याद रखना इसके बारे में। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब सिंपल से बात है, गौटिया हो कि तुम अब सरकार के ऊपर केस कर दे तो खबर कोई वकील होना चाहिए ना, तो सरकार अपने लिए परमानेंट वकील होकर पास महान्यायवादी जानथा नोला, अटॉर्नी जनरल के नाम से ला जाने जाते। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। पहला कथन क्या बोलता है? इसमें सही कथन पूछा है तो भैया पहला कथन क्या बोलता है? संविधान द्वारा महान्यायवादी का कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है। बिल्कुल सही है। ये अगर बात करते हैं इसके कार्यकाल का, तो इसका कार्यकाल कोई निश्चित नहीं है भैया। ये किसके प्रसाद प्रेरण कर कार्य करते हैं आपके? तो ये प्रसाद प्रेरण कार्य करते हैं किसके? आपके। तो ध्यान रखना, ये जो प्रसाद प्रेरण कार्य करते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद प्रेरण कार्य करते हैं। इसका कार्यकाल कोई निश्चित नहीं है। उसे एक संसद सदस्य को प्राप्त सभी विशेषाधिकार और भत्ते मिलते हैं। बिल्कुल सही है। जो भी संसद सदस्य को प्राप्त हैं वैसे ही विशेषाधिकार इसको मिलते हैं। उनको दोनों सदनों में बैठने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है। याद रखना, बस मत देने का अधिकार नहीं होता। यहां तक कि संयुक्त बैठक में भी भाग ले सकता है। इसके बारे में अनुच्छेद 88 भी बात करता है कि महान्यायाधीश और मंत्री के अधिकार क्या हो सकते हैं। ठीक है, उसे निजी विधिक कार्यवाही में से नहीं रोका जा सकता। बिल्कुल सही है। वो निजी अगर बात करते हैं तो इसका कुछ मर्यादा है, मतलब वो निजी करवाई वो कर सकता है, सुनवाई कर सकता है, किसी का केस ले सकता है, लेकिन सरकार के खिलाफ नहीं लेगा। वो पर्सनली कुछ ले सकता है। ठलहा बैठे क्या कहेगा? सरकार के ऊपर कोई केस नहीं करे, ठलहा है तो अपन निजी केस भी वो ले सकता है, उसको नहीं रोका जा सकता। ठीक है, याद रखना ये तीनों कथन क्या है आपके? सही हैं। तो सही कथन का पूछा गया तो याद रखना सही कथन क्या है आपके? तो ऑप्शन डी इसके सही कथन होंगे। तीनों आपके क्या है? इसके सही उत्तर है। कौन? तीनों इसका सही उत्तर है। ध्यान रखना कौन सा आपका? ये तीनों इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया के संबंध में सही कथन का चयन करें। अगर बात करें तो बोला गया है अनुच्छेद 61 में किसके बारे में बात किया गया है? महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बात किया गया है। लेकिन अनुच्छेद 56 में कहा गया है कि महाभियोग से हटाया जा सकता है, लेकिन प्रक्रिया कहां दिया गया है आपको? अनुच्छेद 61 में कहा गया है। याद रखना अगर बात करते हैं तो। ठीक है, तो थोड़ा सा देखते हैं कि क्या बोलता है ये।
महाभियोग की प्रक्रिया में लोकसभा के निर्वाचित और मनुष्य सदस्य भाग लेते हैं। बिल्कुल सही बोल रहा है ये कि भैया जब भी महाभियोग होगा तो लोकसभा के निर्वाचित और मनुष्य सदस्य भाग लेते हैं। मतलब कुल सदस्य संख्या के, किसके, कुल सदस्य संख्या और कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। पहला चीज तो याद रखना, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, इस दोनों से किससे पास होना चाहिए, कुल सदस्य संख्या से भाग होना चाहिए, मतलब पारित होना चाहिए कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से। ठीक है। महाभियोग की प्रक्रिया में राज्यसभा के मनोनीत और निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। बिल्कुल सही है, निर्वाचित और मनोनीत दोनों भाग लेते हैं। इस प्रक्रिया में राज्य विधानसभा के निर्वाचित और मनुष्य सदस्य भाग लेते हैं। ये नहीं लेता दोस्तों, याद रखना ये नहीं लेता है। लेकिन चुनाव के समय अगर बात करें, चुनाव की जब मतदान की बारी आती है, निर्वाचक मंडल की जब बात करते हैं, अनुच्छेद 54 में इसका उल्लेख किया गया है। तो उसमें कहा गया है कि जब निर्वाचन होगा तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही मतदान करेंगे। मनुष्य सदस्य मतदान नहीं करते। लेकिन हटाने के समय राज्यसभा और लोकसभा ही हटाता है और अपने कुल सदस्य संख्या से हटाता है, और कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से इसको हटाया जा सकता है। ऐसे प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाए जा सकते हैं, लेकिन उसको हटाने के भी क्या होने चाहिए, कुछ आधार होना चाहिए। तो संविधान का अतिक्रमण या उल्लंघन करता है तभी इसको हटाया जा सकता है और ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपका, ए और बी। तो ऑप्शन डी में बोलता है कि दोनों सही है, तो भी दोनों सही है आपका ऑप्शन डी। याद रखना किसके बारे में बात करते हैं, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर बात करते हैं तो देखते हैं भैया पहला कथन क्या करता है और इसमें कौन सा सही है पूछा गया। तो पहला कथन देखते हैं, सभी मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। बिल्कुल सही है। आप देखेंगे थोड़ा सा 75 का 2 तो प्रसाद पर्यंत होते हैं, किसके, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। तो ये माना जाता है कि व्यक्तिगत रूप से वो किसके प्रति उत्तरदायी हैं, आपके राष्ट्रपति के प्रति। दूसरा देखते हैं, यह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। बिल्कुल सही है। 75 का 3 कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, आपके लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। प्रधानमंत्री के त्याग पत्र पर या मृत्यु पर यह विघटित हो जाता है। बिल्कुल, जो मंत्रिपरिषद है तो याद रखना, अगर प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे या उनकी मृत्यु हो जाए तो सभी मंत्रिपरिषद का क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है। तो तीनों कथन आपका क्या है, इसमें सही है। याद रखना तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी इसके क्या होंगे, सही उत्तर होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अवधि का उल्लेख किया गया है। अगर बात करते हैं तो भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अवधि का क्या कहा गया है, उल्लेख किया गया है। तो इसमें चर्चा करते हैं तो आप देखेंगे डीपीएसपी में किया गया है। कहां किया गया है, आपके डीपीएसपी में इसका उल्लेख किया गया है। याद रखना कहां किया गया है, डीपीएसपी में इसका उल्लेख किया गया है। जब अनुच्छेद 51 जब पढ़ेंगे आप तो इसमें लिखा गया है राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का क्या करेगा, वो प्रयास करेगा। राज्य अवधि का क्या करेगा, प्रयास करेगा, तथा दो राज्यों के बीच जो लड़ाई है, मतलब दो देशों के बीच जो लड़ाई है उसको मध्यस्थता से निपटाने का क्या करेगा, बोलता है प्रयास करेगा। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं आप जानते होंगे, भाग 4 का हिस्सा है। कहां का हिस्सा है, वो भाग 4 का हिस्सा है, जिससे आप प्यार से डीपीएसपी बोलते हैं। डीपीएसपी के नाम से जानते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर इसके अनुच्छेद की बात करें तो 36 से लेकर 51 तक के अनुच्छेद इसमें शामिल किए जाते हैं। और ये राज्य के कर्तव्य हैं। किसके कर्तव्य हैं, राज्य के कर्तव्य। जब भी राज्य के पास पर्याप्त संसाधन हो जाएंगे तब इसको क्या करने का प्रयास करेगा, बोलता है पूर्ण करने का प्रयास करेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है ये देखना है हमको। तो पहला क्या बोलता है कि राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी प्रतिवर्ष निर्वाचित होता है। गलत है ये, कि भैया राज्यसभा का जो पीठासीन अधिकारी है प्रतिवर्ष निर्वाचित नहीं होता। तो आपका पहला कथन तो गलत हो गया, क्योंकि आपको पता है कि उपराष्ट्रपति पदेन क्या होता है, सभापति होता है, किसका, राज्यसभा का। तो पहला क्या हो गया, आपका गलत हो गया। दूसरा देखथन का गौटिया हो, राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी 5 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित होता है। ये हम थोड़ा सा मान सकते हैं, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी, इसके बारे में कोई बात ही नहीं किया गया भैया कि पीठासीन अधिकारी हम निर्वाचित करेंगे। ये थोड़ा सा आपका ना, अगर आंसर नहीं जी मिला तब मानेंगे, लेकिन ये गलत है भाई, मैं अभी बता रहा हूँ, ये लाइन गलत है। क्यों गलत है, राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी, ये अधिकारी जो भी होगा आपका, अगर बात करें अधिकारी जो बोल रहा है पीठासीन अधिकारी, जो भी उपराष्ट्रपति होता है क्या होता है, पदेन होता है। तो जब पदेन होता है तो उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचन होता है, वो सभापति के लिए नहीं होता निर्वाचन। ये आपका गलत है, याद रखना क्या है आपका गलत। नहीं होगा एकदम आंसर तो मान सकते हैं, लेकिन ये मानना है ही नहीं हमें, गलत है ये।
ठीक। तीसरा, राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी 6 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित होता है, हो ही नहीं सकता भाई, उपराष्ट्रपति होता है, आपको पता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन पीठासीन अधिकारी होता है, बिल्कुल सही बोल रहा है ये कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा क्या होगा, राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। आप अनुच्छेद 64 उठा के पढ़ सकते हैं, कौन सा अनुच्छेद 64। अब जो निर्वाचन होता है उसको उपराष्ट्रपति के लिए होता है, कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। अब इसलिए हम बोल देते हैं कि 5 वर्ष रहेगा वो सभापति, लेकिन ऐसा नहीं, उसका कार्यकाल किसके प्रति है, उसका उपराष्ट्रपति के। तो थोड़ा सा ध्यान रखना इसके बारे में। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है आपका, संविधान सभा ने सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया। अगर बात करें उद्देश्य प्रस्ताव का, तो उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा की तीसरा बैठक 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। कब, 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। याद रखना किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर, कब, 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। साथ ही साथ अगर बात करते हैं तो संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को इसको क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया था। याद रखना कब, 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार कर लिया गया था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, आपका स्वीकार किए गए थे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से इसको स्वीकार कर लिया गया था। वही उद्देश्य प्रस्ताव जो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पदनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, तो वही अब जो स्वतंत्रता की बात करते हैं, समता की बात करते हैं, वही सब का प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर को, और वही कब किया गया, 22 जनवरी 1947 को क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया जाए। वो जो उद्देश्य प्रस्ताव है उसका एक एक मीनिंग एक आध दिन में आपको समझाऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा उसके लिए आधा एक घंटे का मस्त, उसमें जो शब्द है उसके सबका मीनिंग आपको समझाने का प्रयास करूंगा मैं। ठीक है, आज उसमें चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन उसमें हम समझाने का प्रयास करेंगे कि भाई समाजवाद का मतलब क्या होता है, लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या होता है, न्याय क्या होता है, स्वतंत्रता क्या होता है, समता क्या है, प्रतिष्ठा क्या है, अवसर क्या है, बंधुत्व क्या है, एकता क्या है, अखंडता क्या है, उसमें समझने का एक आध दिन प्रयास करेंगे हम। ठीक है, उससे प्रश्न बनते हैं तो उसमें भी हम चर्चा करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है आपका, तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है आपको बताना है। पहला कथन क्या बोलता है, तो भारतीय संविधान अपने नागरिकों को संपत्ति हासिल करने से अतिरिक्त करने की शक्ति प्रदान नहीं करता है। ये तो भाई ये तो पूरा गलत है, करता है हमारे यहाँ। देखो पहले संपत्ति का जो अधिकार था आपका, कौन सा अधिकार, संपत्ति का अधिकार। जो संपत्ति का अधिकार की अगर बात करते हैं तो संपत्ति का अधिकार पहले हमारे मौलिक अधिकार के रूप में था। किसमें, मौलिक अधिकार के रूप में, जो मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। मौलिक अधिकार में था मतलब भाग 3 में था ये, ठीक है, लेकिन इसको हम हटा दिए हैं। कब से, 44वां संविधान संशोधन 1978 को हट गया है। कब, 44वां संविधान संशोधन 1978 को इसको हटा दिया गया है। CA का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1978 को क्या कर दिया गया है, इसको हटा दिया गया है। और इसको रख के कहां, अभी रखे कहां है, उसको भाग 12 के अनुच्छेद 300 के क में रखे। कहां रखे हैं, भाग 12 के अनुच्छेद 300 के क में। और एक प्रकार का कौन सा अधिकार है आपका, विधिक अधिकार बन चुका है। कौन सा अधिकार, विधिक अधिकार, मतलब लड़ सकते हैं, कानूनी अधिकार है आपका। कौन सा अधिकार है आप, कानूनी अधिकार, मतलब तो नहीं प्रदान करता बोलता है, हमारे यहाँ प्रदान करता है। दूसरा, अनुच्छेद 29 के अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। बिल्कुल सही है, ये जो स्वतंत्रता है केवल और केवल किसके लिए है भैया, भारतीय नागरिकों के लिए। अगर बात करें 15, 16, 19, 29 और ये 30, ये केवल और केवल भारत के नागरिक को प्राप्त अनुच्छेद है। याद रखना, केवल और केवल किसको, भारतीय नागरिक को प्राप्त अनुच्छेद है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें कौन सा कथन सही है आपका, तो याद रखना इसमें केवल और केवल 2 कथन सही है, केवल दूसरा कथन ही आपका क्या है, इसका सही है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है। मतलब सिंपल सी बात है, विधानसभा हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, कोई दल बदला थे, एक दल ले दूसरा दल जाते तो लगी था दल बदल। ठीक है, और पहली इसने हुआ त्रिस गौटिया हो, पैसा के लालच में या कोई दबाव के लालच में का होत रही से, एक दल से दूसरा दल आदमी का चलत रही से, गमन करत रही से, तो ओखर से सरकार अस्थिर हो जात रही से। तो बोली भैया ऐसा नहीं होगा, दल बदल अगर कोई करता है अपने मर्जी से, कोई व्यक्तिगत रूप से करता है, तो याद रखना उस स्थिति में अगर बात करते हैं तो जब दल बदला जाएगा तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसको 52वां संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985 को निश्चित किया गया। कब, 52वां संविधान संशोधन 1985 को निश्चित किया गया कि अब कोई दल बदलेगा नहीं। लेकिन इसका अपना अपना एक अपवाद है। अपवाद कहने का मतलब क्या, तो अपवाद ये है कि अगर कोई दल का व्यक्ति, कोई भी दल का व्यक्ति, कोई भी दल का सदस्य, कोई भी दल का क्या करता है, सदस्य, जितने भी सदस्य हैं उसमें से अगर 2/3 सदस्य जाते हैं, कितने सदस्य, 2/3 सदस्य, तो याद रखना उसमें दल परिवर्तन नहीं माना जाएगा।
या 2/3 सदस्य टूट गए कहीं से और नया दल का गठन कर लिए, या 2/3 सदस्य नया दल में जाके मिल गए, 2/3 कम से कम कितने 2/3, तो वो दल बदल नहीं माना जाएगा। अपना एक ये अपवाद है, याद रखना 2/3 सदस्य मिल सकते हैं। पहले ये 1/3 हुआ करता था, ये पहले क्या हुआ करता था 1/3, ये इसके जगह पहले 1/3 था, 1/3 से इसको क्या किया गया है 2/3। ये कब किया गया तो याद रखना 91 संविधान संशोधन 2003 को किया गया है, 91 संविधान संशोधन 2003 को ये किया गया है, थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, संसद के 2 सत्रों के मध्य किसी भी स्थिति में अधिकतम कितनी अवधि का अंतराल हो सकता है। याद रखना अगर बात करते हैं संसद के सत्र के बारे में तो संसद का 3 सत्र होता है। कितने सत्र होते हैं समानता 3 सत्र होते हैं। एक कहलाता है आपका बजट सत्र, दूसरा कहलाता है आपका मानसून सत्र, अगर तीसरा अगर बात करें तो शीतकालीन सत्र। अभी चल रहा है संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से 22 दिसंबर लगेगा, यह अनुमान लगाया गया है, तो अभी ऐसा हो सकता है सत्र। अगर बात करते हैं संसद के 3 सत्र समानता होते हैं, मतलब बैठक एक प्रकार से, सत्र मतलब बैठक। अगर बात करें इन बैठकों के बीच का अंतर कितना हो सकता है, बोलता है अधिकतम 6 माह हो सकता है। कितने माह 6 माह। और इसके बारे में बात करता है अनुच्छेद 85, याद रखना कौन सा बात करता है आपका अनुच्छेद 85 इसके बारे में बात करता है कि संसद के 2 सत्रों के मध्य, मतलब संसद के सदनों के बैठक के मध्य अधिकतम कितना अंतर हो सकता है आपका 6 माह हो सकता है। याद रखना कितने माह हो सकेगा 6 माह अंतर हो सकेगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा के अधिकार दायित्व को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया। अगर बात करते हैं तो ये अगर बात करते हैं तो इसके अंतर्गत अनुच्छेद 21 का ए जुड़ा है, 21 का ए, और इसके अंतर्गत शिक्षा का अधिकार दिया गया। कौन सा अधिकार दिया गया शिक्षा का अधिकार। और शिक्षा का अधिकार किसको दिया गया है आपको तो 6 से लेकर 14 साल के बच्चे ला शिक्षा का अधिकार गए हैं। तभी देखा था गौटिया हो तुमन 8वीं तक के लेकर भर भर ले पास हुआ थे। ठीक है, तो याद रखना है कौन से संविधान संशोधन में दिया गया है आपका 66वां संविधान संशोधन 2002 में दिया गया है। अगर इस संविधान संशोधन की बात करते हैं तो इसमें 3 परिवर्तन देखने को मिलता है। कितने 66वां संविधान संशोधन में 2002 के माध्यम से 3 संशोधन आपको देखने को मिलता है। ये 3 संविधान, एक तो पहला 21 का ए जुड़ गया, दूसरा एक परिवर्तन देखने को मिलता है अनुच्छेद 45 में, और तीसरा देखने को मिलता है 51 के ए में। ये जो किसके बारे में आपके मूल कर्तव्य के बारे में, किसने मूल कर्तव्य के बारे में। और मूल कर्तव्य के बारे में जो है उसमें 11वां नंबर का कर्तव्य जुड़ा। कितने नंबर का 11वां नंबर का। पहले 10 कर्तव्य थे आपके मूल कर्तव्य, लेकिन 11वां मूल कर्तव्य कब जुड़ा है आपका, यही 66वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया है। अगर इसमें बात करते हैं अनुच्छेद 45 में तो अनुच्छेद 45 किसके अंतर्गत आता है, डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, भाग 4 का यह अनुच्छेद है आपका। इसमें पहले था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा देने का प्रयास करेगा कौन, राज्य प्रयास करेगा बोलता है, लेकिन इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया, यहां से यहां ला दिया गया उसको कि भाई मौलिक अधिकार है उसको मिलेगा, मतलब मिलेगा, ये राज्य प्रयास नहीं करेगा, राज्य को देना ही पड़ेगा इसको, ये बोल दिया गया। साथ ही साथ ये तो खाली हो गया, तो इसके जगह क्या लिखा गया 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चे, 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चे का देखरेख क्या करेगा, देखरेख, तथा अगर बात करते हैं 0 से लेकर 6 साल के बच्चे का देखरेख तथा पोषण का ख्याल रखेगा। किसका ख्याल रखेगा, वो पोषण का ख्याल रखेगा। कौन रखेगा, आपका राज्य। और इसके उदाहरण मिलते हैं आपको आंगनबाड़ी। देखे हो तुम आंगनबाड़ी में बच्चे 0 से 6 साल के बच्चा का क्या होते, देख रेख तथा और पोषण के ख्याल रखते। पहले 6 से 14 वर्ष कहां दी से 45 में शिक्षा देख प्रयास करी बोली राज्य, लेकिन नहीं अब प्रयास नहीं करना तो देश ला पड़ी, मौलिक अधिकार बना देंगे। क्या बना देंगे, मौलिक अधिकार। कहां हुए 66वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, कहां हुआ है 66वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, अन्य रियासतों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 रियासतों के भारत में शामिल होने के विलंब किया। आजादी के बाद विलंब हुआ है, मतलब सिंपल सी बात है, आजादी के बाद 3 रियासत मिले हमारे सामने। अगर बात करते हो 3 रियासत कौन कौन से थे तो थोड़ा सा ध्यान रखना, 3 रियासत कौन कौन से थे। एक था आपका जूनागढ़, एक कौन सा था आपका जूनागढ़, दूसरा अगर बात करते हैं तो हैदराबाद था, और तीसरा अगर बात करते हैं तो कौन सा था आपका जम्मू कश्मीर। कौन सा था आपका जम्मू कश्मीर। ये 3 रियासत ऐसे हैं जो विलंब किए हैं भारत के साथ मिलने में। अगर जूनागढ़ की बात करें तो जनमत संग्रह से हुआ है। किसमें हुआ है ये, जनमत संग्रह, मतलब मतदान कराया गया जनता के बीच। और बात करते हैं तो फरवरी 1948 में मिला है। कब, फरवरी 1948 में। अगर हैदराबाद की बात करते हैं तो ये सैन्य कार्यवाही ऑपरेशन पोलो, याद रखना सैन्य कार्यवाही से हुआ है, ऑपरेशन पोलो से, और ये मिलता है सितंबर 1948 में। कब, सितंबर 1948 में। और जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर कुछ शर्तों के साथ हुआ था, कुछ शर्तों के साथ, और ये शर्त पूरा करते हैं कब, अक्टूबर 1947 में।
तो ये आजादी के बाद मिलने वाले क्या हैं आपके 3 रियासत हैं। कौन कौन से? जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। तो ऑप्शन कौन से आपके? बी इसके सही उत्तर होंगे, याद रखना। ऑप्शन बी इसके क्या होंगे? आपके सही उत्तर होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से कौन से भारत के संविधान के संघात्मक लक्षण है? मैं आपको पिछले वीडियो में भी बताया हूं कि 2 लक्षण होते हैं, संघात्मक और एकात्मक। संघात्मक लक्षण मतलब जहां केंद्र और राज्य की भी शक्तियों का बंटवारा दिखिए आपको, संघात्मक लक्षण है आपके। अगर बात करते हैं केवल संसद की शक्ति हो तो एकात्मक लक्षण है आपके। तो देखते हैं लिखित संविधान, ये संघात्मक लक्षण है भाई दोनों के लिए भैया, शक्ति यही बताया गया। तो लिखित संविधान क्या संघात्मक लक्षण है। एकीकृत न्यायपालिका आपका एकात्मक लक्षण है और संघात्मक पूछा तो नहीं आएगा। द्विसदनी व्यवस्था मतलब 2 सदन है हमारे यहाँ, ये भी कौन सा? राज्यसभा में जो राज्यों के प्रतिनिधि बैठते हैं, तो ये भी आपके संघात्मक लक्षण है। अखिल भारतीय सेवा, ये राज्यसभा बस करता है और संसद का हिस्सा है, वो तो मतलब एकात्मक लक्षण हो गए आपके। आपात उपबंध में भी पूरी शक्ति किसके पास चली जाती है? केंद्र सरकार के पास चली जाती है, संसद के पास चली जाती है। तो ये भी कौन सी शक्ति है? आपका एकात्मक शक्ति है। तो हमारे यहाँ केवल अगर बात करते हैं इस ऑप्शन में, तो इस ऑप्शन में केवल संघात्मक लक्षण के रूप में 1 और 3 है। अगर इसमें सही उत्तर चुनने बोला है तो इसका 1 और 3 ही सही उत्तर होगा। तो 1 और 3 कहां दिखता है? ऑप्शन सी इसके सही उत्तर होंगे, याद रखना। ऑप्शन सी इसके क्या होंगे? सही उत्तर होंगे। इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना। चलिए दोस्तों, आज की इस कड़ी को यहीं समाप्त करते हैं और मिलेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।